गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन। यानी हमने रुधिर क्या है पढ़ा था, उसके बाद में हृदय की संरचना पढ़ी थी, हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की बाह्य संरचना। उसके बाद में हमने हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ा था कि किस प्रकार हृदय है वो रुधिर को पंप करता है, किस प्रकार उसमें अनुशीतलन होता है, किस प्रकार उसमें परकुंचन होता है, कितना समय लगता है, कितना वो कार्डियक आउटपुट देता है, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। आज इसमें जो हमारा टॉपिक है दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे जो रुधिर है, हमारे शरीर में जो रुधिर बहता है, वह रुधिर एक पूरे शरीर का संचरण करने में 2 बार हृदय से गुजरता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है, या हम इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है, या डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। कि रुधिर को पूरे शरीर में एक चक्र लगाने के लिए उसको हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। भ्रूणीय अवस्था के अंदर जब शिशु के जो फुफ्फुस होते हैं वो क्रियाशील नहीं होते हैं, तो उस दौरान हम कहेंगे कि उसमें ये दोहरा रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर रुधिर नहीं पहुंच पाता है, फेफड़े क्रियाशील नहीं होते हैं। और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि फोरामेन ओवेलिस रंध्र पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर है वो दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में उस रंध्र के द्वारा प्रवेश कर जाता है। बाद में वह रंध्र है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिसको फोसा ओवेलिस कहा जाता है। और जन्म के बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके फेफड़े क्रियाशील होते हैं, और फिर हम कहेंगे उसमें दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। इस दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र को हम 2 भागों के अंदर बांटते हैं, या हम कह सकते हैं इसके 2 परिपथ बनते हैं। क्या होता है? 2 परिपथों का निर्माण होता है, जिसमें जो पहला है अपना वो है फुफ्फुसीय परिपथ। पल्मोनरी सर्किट या फुफ्फुसीय परिपथ। देखिए, ये जो है हम कहेंगे ये हमारा हृदय है, जिसमें यहाँ तक ये अंतर आलिंद पट कह सकते हैं, और यहाँ से इसको हम क्या कहेंगे, अंतर नीले पट कह सकते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे ये द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो फुफ्फुस है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि रुधिर है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर हृदय के किसमें, लेफ्ट ऑरिक्यूलर या हम कहेंगे बाएं नीले के अंदर रुधिर को लेके जाता है। अब शिराएं हमने पढ़ी थी कि शिराओं के अंदर हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। शिराएं वे होती हैं जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को कहाँ लाती हैं, हृदय की ओर लाती है। तो ये फेफड़ों से रुधिर को हृदय में लाती है, इसलिए शिराएं हैं। लेकिन इसमें बहने वाला जो रुधिर होता है वो शुद्ध रुधिर होता है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजनित रुधिर होता है, इसलिए उसको हम शुद्ध रुधिर कहा जाता है या शुद्ध रुधिर कहते हैं। और यह रुधिर है वो लेफ्ट ऑरिक्यूल में प्रवेश करता है, या हम कह सकते हैं बाएं नीले के अंदर आता है,
और बाएं नीले से रुधिर है वो कहा जाता है आलिंद है। फेफड़ों से रुधिर है वो बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से रुधिर है वो बाएं नीले में प्रवेश करता है। और फिर हम कहेंगे कि जो बायां नीले है लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है इससे रुधिर महाधमनी के द्वारा शरीर के समस्त भागों में जाता है। महाधमनी से आगे जब रुधिर और महाधमनी की शाखा डिवाइड होगी जिसको धमनियां कहते हैं, और धमनियों से आगे हम कहेंगे और छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं जिसको धमनिकाएं कहते हैं, और धमनिकाओं से रुधिर आगे ऊतकों तक पहुंचाने के लिए उसमें रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बाएं नीले से रुधिर मां धमनियों के द्वारा दैहिक ऊतकों में प्रवेश करता है, या हम कह सकते हैं कि पूरे शरीर के जो ऊतक है, केवल किसको छोड़ के, फेफड़ों को छोड़कर पूरे जो दैहिक ऊतक होते हैं इन दैहिक ऊतकों के अंदर यह प्रवेश करता है। और वहां पर हम कहेंगे कि यह ऑक्सीजन है या भोजन के जो घटक है जैसे ग्लूकोज है, हार्मोन्स है वगैरह, उन सब को लेकर यह ऊतकों तक पहुंचता है। और फिर ऊतकों में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर यह रुधिर वापस शिराओं के द्वारा, या हम कह सकते हैं रक्त केशिकाओं से फिर सिरिकाओं में, सिरिकाओं से शिराओं में, और शिराओं से अंत में महाशिरा के द्वारा यह दाएं आलिंद में प्रवेश करती है। किसमें? दाएं आलिंद के अंदर इनका प्रवेश होता है, या दाएं आलिंद में ये रुधिर प्रवेश करता है। यहां प्रवेश करने के बाद यह रुधिर यहाँ त्रिवलनीय कपाटों के माध्यम से दाएं नीले में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर दाएं नीले से यह फुफ्फुसीय धमनियों, ये जो है ये फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी, तो इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा रुधिर है वो वापस कहाँ आता है? फेफड़ों में आता है। कहाँ आता है? फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है, और यहाँ पर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को वापस ग्रहण कर लिया जाता है, जिसको हम श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि हमारा रुधिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, हृदय में गया, फिर हृदय से पूरे ऊतकों में गया, पूरे ऊतकों से वापस हृदय में आया, फिर हृदय से आगे फेफड़ों में गया और फेफड़ों से वापस आया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि हमारे शरीर में बहने वाला रुधिर हमारे शरीर का एक चक्र लगाने में हृदय से 2 बार गुजरता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वह कैसा है? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, या डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। अब इसमें 2 चाप बनते हैं, कौन कौन से? एक तो फुफ्फुसीय चाप। फुफ्फुसीय चाप में हम क्या कहेंगे कि फेफड़ों से रुधिर है वो हृदय में जाता है, किसके द्वारा? फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा। अब वापस हम कहेंगे दाएं नीले से रुधिर है वो फुफ्फुस धमनियों के द्वारा कहा जाता, फेफड़ों में प्रवेश करता है। तो ये जो चाप बनता है या ये जो सर्किट बनता है या परिपथ बनता है उसको हम क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। और ये एकमात्र फुफ्फुसीय धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सभी धमनियों के अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यहाँ पे मुख्यतः हम किससे लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, यानी इसमें ऑक्सीजनित रुधिर बहता है और मां धमनी के अंदर भी ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, जबकि बाकी सभी शिराओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर का परिवहन होता है। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर भी हम कहेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त रुधिर बहता है। अब आपने देखा होगा कि ये जो हृदय का बायां भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर
हमेशा कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर। हृदय के बाएं भाग की ओर, इस वाले भाग में, चाहे बायां आलिंद हो चाहे बायां नीले हो, दोनों के अंदर किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है? शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। जबकि हमारा जो हृदय का दायां भाग है, उस दाएं भाग के अंदर हमेशा अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण दे सकते हैं, किसमें? दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर और दाएं नीले के अंदर भी अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो इसको हम, ये जो सिस्टम बनता है, तो एक तो फुफ्फुसीय परिपथ हो गया, दूसरा जो अपना है वो है देहिक परिपथ, सिस्टेमिक सर्किट। समझ में आ गया होगा कि बाएं नीले से रुधिर शरीर के समस्त भागों में जाता है, सभी ऊतकों में जाता है, फुफ्फुस को छोड़कर, और फिर वहां से वापस रुधिर महाशिरा के द्वारा किसमें? दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो चाप बनता है, जो परिपथ बनता है, उसको हम देहिक चाप कहते हैं, या हम उसको क्या कहेंगे? देहिक परिपथ कहते हैं। अब इस दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र से क्या लाभ है? सबसे पहला हम यही कह सकते हैं कि दोहरे रक्त परिसंचरण के द्वारा हमारे शरीर में बहने वाला रुधिर, जो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर है, या हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त रुधिर है और ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है, वो आपस में नहीं मिलता है। यानी इस वाले भाग के अंदर हमेशा शुद्ध रुधिर होगा, जबकि इस वाले भाग के अंदर कैसा होगा? अशुद्ध रुधिर होगा, और ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम कहेंगे कि ये जो अपन कहेंगे शुद्ध रुधिर वाला पार्ट है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, यानी पचित भोजन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, नहीं उसको हम कहेंगे शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाया जाता है। और जहां पर हम कहेंगे ऑक्सीजन के साथ में, जहां रुधिर में ऑक्सीजन है, वहां ही क्या होगा? भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, और हमारे शरीर को या हमारे शरीर के विभिन्न दैहिक अंगों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनमें उस ऊर्जा का उपयोग होता है। इसके अलावा हम कहेंगे कि जैसे ही उस भोजन का उपयोग होता है, ग्लूकोज का वगैरह, तो जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को भी हम कहेंगे रुधिर के द्वारा परिवहन करवाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा हमारा जो रुधिर है, शुद्ध और अशुद्ध जो रुधिर है, वो आपस में नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार ये दोहरा रक्त परिसंचरण एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है, समझाइए। तो आप इसको आसानी से समझा सकते हैं। फिर है लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, जिस प्रकार हम कहेंगे कि जो हमने पढ़ा रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा, इस रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा क्या होगा? विभिन्न प्रकार के पदार्थों का शरीर में परिवहन होता है। उसी प्रकार जो दूसरा परिसंचरण तंत्र जो बनता है, वो लसिका परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रुधिर है वो थोड़ा सा अपन कहेंगे बड़ा तंत्र बनाता है, लेकिन उसके बाद में जो लसिका तंत्र होता है वो बनता है। अब लसिका तंत्र के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है
इस लसिका तंत्र के अंदर लसिका, जिसको हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहते हैं, बहने वाला पदार्थ लिम्फ, लसिका, लसिका केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियां, लसिका वाहिनियां व लसिका गांठें। यानी हम कहेंगे कि जो लसिका तंत्र बनता है उस लसिका तंत्र में लसिका, लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियां और लसिका गांठें, ये मिलकर हम कहेंगे किसका निर्माण करते हैं, लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका हमें पता है कि भाई लसिका, सबसे पहले तो है कि लसिका क्या है लिम्फ। तो हमें पता है कि जो रुधिर होता है उस रुधिर में क्या पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फिर हम कहेंगे कि और क्या पाया जाता है उसमें, प्लाज्मा। अब जब कणिकाओं को रुधिर से निकाल देते हैं तो पीछे जो भाग रहता है वो प्लाज्मा है। वो क्या है, प्लाज्मा, जिसको हम पढ़ चुके हैं। लसिका का संगठन भी प्लाज्मा के समान ही होता है, बस शर्त क्या है कि इसमें लसिकाणुओं की संख्या यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है। लसिकाणु जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, किसकी तुलना में, प्लाज्मा की तुलना में। यानी हम कहेंगे कि आरबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़कर जो भाग बनता है तो वो क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है, या हम उसको क्या कहेंगे, लिम्फ कहते हैं। और यह इसका संगठन प्लाज्मा के समान ही होता है। रुधिर है वो रुधिर केशिकाओं में पहुंचता है। अब रुधिर केशिकाओं के आगे, रुधिर केशिकाओं की जो एपिथेलियम होती है या उसकी जो झिल्ली होती है उसमें से हम कहेंगे अधिकांश पदार्थ नहीं जा पाते हैं, आरबीसी रुक जाती है। वहां पर हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा छनकर है वो ऊतकों में प्रवेश करते हैं। तो रक्त से ऊतकों के मध्य और ऊतकों से वापस रक्त के मध्य जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, लसिका के द्वारा होता है। ये ध्यान रखना, रक्त केशिकाओं से ऊतकों और ऊतकों से वापस रक्त केशिकाओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, लसिका के द्वारा होता है, लिम्फ के द्वारा होता है। और फिर हम कहेंगे ये जो लसिका है, द्रव है, यह लसिका केशिकाओं में बहता है, जैसे रुधिर केशिकाएं होती है वैसे ब्लड केशिकाएं। फिर लसिका वाहिनियां, जैसे शिराएं व धमनियां होती है वैसे। और फिर लसिका गांठें, इसमें जगह जगह लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, लसिका गांठें पाई जाती हैं। अब हम कहेंगे कि रुधिर का परिवहन है वो शरीर के दोनों तरफ होता है, यानी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर होता है, तो वहां पर धमनियां पाई जाती है। फिर हम कहते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर का परिवहन वापस हृदय की ओर होता है, तो वहां शिराएं पाई जाती है, यानी हृदय से अंगों की भी और भी परिवहन होता है और विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर भी परिवहन होता है। किसका, रुधिर का। जबकि लसिका का निर्माण कहाँ हो रहा है, हमने कहा कि जहां रुधिर रक्त केशिकाओं के द्वारा छनित्र होता है या छनता है वही लसिका कहलाता है। तो इसका निर्माण ऊतकों में हुआ, तो वहां शरीर के विभिन्न अंगों से इसका परिवहन है वो हृदय की ओर होता है। कहाँ होता है, हृदय की ओर। यानी अंत में ये जो हम कहेंगे शिरा कोश जो होता है, या अपन कहेंगे वहां जाकर उसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर ये शिराओं के माध्यम से वापस रुधिर में प्रवाहित हो जाता है। तो लसिका है वह किसके थ्रू बहेगी, लसिका केशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, लसिका केशिकाओं के द्वारा। और ये लसिका केशिका जो कोमल अंग होते हैं, जैसे हमारा कॉर्निया हो गया या मस्तिष्क हो गया या मेरुरज्जु हो गया, तो इस प्रकार
जो शरीर के कोमल अंग हो गए, जैसे हमारी अधिचर्म हो गई या हमारे शरीर में जो रोम पाए जाते हैं, उन भागों के अंदर हम कहेंगे लसिका केशिकाएं पाई जाती है, जो लसिका का परिवहन करती है। उसके बाद में ये लसिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर लसिका वाहिनियों का निर्माण करती हैं। किसका? लसिका वाहिनियां बनाती हैं या लिम्फ वेसल्स का निर्माण करती हैं। और बाएं भाग की लसिका कोशिकाएं मिलकर बाएं लसिका वाहिनी का निर्माण करती हैं, जबकि दाएं भाग की लसिका केशिकाएं मिलकर बड़ी दाईं लसिका वाहिनी का निर्माण करती हैं। और हम कहेंगे जो बाईं लसिका वाहिनी होती हैं वो डायफ्राम के पीछे एक थैलेनुमा भाग के अंदर खुलती है, जिसको हम कहेंगे सिस्टर्ना काइली। क्या कहेंगे? सिस्टर्ना काइली कहते हैं। और ये जो सिस्टर्ना काइली है, इसको द्वितीय हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय हृदय भी कहा जाता है, सेकेंडरी हार्ट भी कहा जाता है। फिर हम कहेंगे लसिका गांठें शरीर के कुछ भागों के अंदर, जैसे हम कहेंगे सिर है, गर्दन है, अंडर आर्म्स है, रान्स है, ग्रोइंस, उन भागों के अंदर लसिका वाहिनियों में लसिका गांठें पाई जाती हैं। और इन लसिका गांठों से लसिकाणुओं का निर्माण होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। लसिकाणुओं का निर्माण करते हैं। ये लसिकाणु क्या करते हैं? शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। इसके फिर हम कहेंगे एक चीज रहेगी, ये जो लसिका केशिकाएं जो होती हैं, ये लसिका केशिकाओं के जो आंत वाला क्षेत्र होता है, आंत के क्या होते हैं? रसांकुर जो पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। इन रसांकुरों के अंदर इसके अंतिम जो शिरे होते हैं, ये क्या करते हैं? विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, जिसको अक्षीर वाहिनियां कहा जाता है, या इसको लैक्टियल्स वाहिनी कहा जाता है, जिसको हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था कि एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज का अवशोषण है वो रुधिर के द्वारा किया जाता है, जबकि जो लैक्टियल्स वाहिनी पाई जाती है, इसके द्वारा हम कहेंगे किसका अवशोषण होता है? वसा का अवशोषण किया जाता है, जिसके कारण लसिका का रंग है वो कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो अक्षीर वाहिनियां या लैक्टियल्स जो वेसल्स पाई जाती हैं, किसकी होती है? लसिका तंत्र की होती है। कहाँ पाई जाती हैं? तो आंत के जो रसांकुर होते हैं या जो माइक्रोविलाइज होते हैं, जो अवशोषण का कार्य करते हैं, तो वहां पर उपस्थित होती हैं, और उनका कार्य है वो क्या होता है? वसा का अवशोषण करना। तो इस प्रकार हमने आज के टॉपिक के अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र पढ़ लिया। धन्यवाद।